मित्रों, आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे और इसके पीछे के इतिहास को समझेंगे कि हम जो वर्तमान समय में पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं आखिर में इसका विकास कैसे हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो तत्व थे, जो एलिमेंट मौजूद थे, उन तत्वों को एक व्यवस्थित क्रम में सजाने के लिए, रखने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया था। तो हम पहले इसके इतिहास को समझेंगे। तो हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब हम यह जानेंगे कि तत्वों को वर्गीकरण करने की क्या जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी भाई तत्वों को वर्गीकृत करने की। बिना इसके काम नहीं चल सकता था। तो समझेंगे कैसे हम। जैसे मान लीजिए कि एक कोई कमरा है और एक कमरे में हमने टमाटर रख दिया, प्याज रख दिया, कोहड़ा रख दिया और भंटा रख दिया, मैंने बैगन रख दिया। ठीक है, ये चार सामान एक ही कमरे में हमने रख दिया पूरा एकदम मिक्स करके। और यदि हम किसी को बोल दें कि जाओ उसमें जो है टमाटर लेकर आओ 20 किलो, तो टमाटर जाएगा 20 किलो। अब पूरा मिक्स है, छाटेगा, निकालेगा कि जहां जहां टमाटर मिलेगा उसको निकालकर वजन करेगा, तब लेकर आएगा। तो देखिए वो जाएगा पहले, ठीक है, सभी टमाटर को छाटेगा, मतलब कि 20 किलो हो जाए, तो उसे एक अधिक समय लगेगा और उसे समस्या भी हो रही है, प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे जो उसमें चार जो है सब्जियां मिलाकर रखी गई हैं, तो उससे प्रॉब्लम भी हो रही है। अब यदि मान लिए कि हम चारों सब्जियों को, मैंने टमाटर को, ठीक है, जो भंटा था, जो कोहड़ा था, इन सारी चीजों को जो है अलग अलग कमरे में रख दिया। अब यदि हम किसी व्यक्ति को बोले कि जाओ 20 किलो टमाटर लेकर आओ, तो वो उस स्पेशल कमरे में जाएगा जिसमें टमाटर रखा हुआ है, ठीक है, और 20 किलो टमाटर निकालेगा, वजन करेगा और उसे बाहर निकाल देगा। तो देखिए वो गया उस कमरे में और 20 किलो टमाटर वजन करके बाहर निकाल दिया। कितना उसे कम समय लगा। और इसके पिछले में देखे क्या कि उससे प्रॉब्लम भी हो रही थी और ज्यादा समय भी लग रहा था। तो इसीलिए तत्वों का वर्गीकरण जरूरी था, क्योंकि यदि सभी तत्वों को एक ही घर में, माने एक ही कमरे में रख दिया जाए, तो उसे निकालने में, उसके बारे में समझने में, अध्ययन करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि उसके गुणधर्म किससे मैच करते हैं, किससे नहीं मैच करते हैं। अब हम क्या किए कि तत्वों का वर्गीकरण कर दिए, तो हमें पता चल गया कि इस कॉलम में जो है सभी एक गुणधर्म वाले हैं और इस कॉलम में सभी एक गुणधर्म वाले तत्व हैं। अब इससे लाभ क्या हुआ, एक तो हमारा समय बचा, दूसरा कि हमें समझने में, अध्ययन करने में, उसके बारे में पढ़ाई करने में आसानी हो गई। इसलिए जो है तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा। तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था डोबे राइनर ने। डोबे राइनर जर्मनी के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1870 ईस्वी में सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। जितने भी तत्व उस समय मौजूद थे, उन्होंने सभी तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया था, एक कॉलम में रखने का प्रयास किया था। इन्होंने क्या किया था ये समझते हैं। ये डोबे राइनर क्या किए थे कि तीन तीन तत्वों का ये समूह बनाए थे। तीन तीन तत्वों का क्या बना दिए थे, समूह बनाए थे, और इन तीनों तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। तो जो डोबे राइनर ने यह तीन तत्व बनाया एक समूह में रखकर, इसे ही हम त्रिक समूह कहते हैं या डोबे राइनर का त्रिक कहते हैं। त्रिक का मतलब कि एक त्रिक में तीन एलिमेंट, तीन तत्व थे, इसलिए हम कहते हैं त्रिक समूह कहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा था ये हम जानते हैं। डोबे राइनर ने बोला था कि जो पहला तत्व होगा और जो तीसरा तत्व होगा, और इन दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान है उनका यदि हम औसत निकाल लें, ध्यान देंगे, जो पहला तत्व है और जो तीसरा तत्व है, इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान का योग का यदि हम औसत निकाल दें, तो बीच वाले परमाणु का जो द्रव्यमान है वह इसके योग के औसत के बराबर होगा। आइए इसे हम देखते हैं। एक त्रिक में पहले व तीसरे परमाणु द्रव्यमान, ध्यान देंगे, एक त्रिक में पहले व तीसरे परमाणु द्रव्यमान के योग। तो पहला तत्व कौन है, लिथियम, और यह तीसरा तत्व कौन है, पोटेशियम। तो बोला है कि परमाणु द्रव्यमान का योग, तो परमाणु द्रव्यमान का योग क्या होगा, लिथियम का है तो 7 है, और पोटेशियम का कितना है 39, और बोला है का औसत। तो यदि इन दोनों का योग का औसत यदि हम निकालें तो कितना आता है देखते हैं। बोला है कि यदि पहले और तीसरे परमाणु द्रव्यमान के योग का यदि हम औसत निकालेंगे, तो जो बीचवा में बैठा है, बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। इन दोनों के यदि हम योग का औसत निकालेंगे तो जो बीचवा में बैठा है सोडियम, वहां इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वह इसके योग के औसत के बराबर आएगा। तो आइए देखते हैं ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 46 और बटे में 2 कट करेंगे क्या आएगा, 23 आ जाएगा। तो बताइए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23, और आयाम भी कितना है, 23। तो इन्होंने यही बोला था डोबे राइनर ने कि यदि पहले व तीसरे
तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योग का यदि हम औसत निकालेंगे तो जो बीचवा में बैठा रहेगा उसका परमाणु द्रव्यमान उसके बराबर होगा। अब हम इसके दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। ये दूसरा एग्जांपल लिया, इन्होंने फिर कितने लिए, 3 तत्वों को लिया, ठीक है। और आइए इसको देखते हैं क्या ये भी सही था, ठीक है। तो ये है पहला और ये है तीसरा तत्व। तो पहले तत्व और तीसरे तत्व का योग, तो हमने योग कर दिया और बोला योग का औसत, तो हम ये औसत निकाल दिए। ये आएगा जुड़ने पर हमारा कितना, ये आएगा 162.5 बटे में 2। जब इसका भाग देंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 2 बटे 16, ठीक है। 2 एकम में 2 और 2 एकम 2 और 2 पचे 10, नहीं 2 गुना के 4 और 2 पचे 10, ये आएगा 81.25। तो ये बताइए कि ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 80, और आया कितना है 81.25। और इन्होंने बोला था कि परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो लगभग में बराबर है, इसका मतलब ये भी सही था, ये भी ठीक था इनका और ये भी सही बैठ रहा था। अब आइए इसको देखते हैं। तो बोले थे पहले तत्व, तो पहला तत्व है 40, इसका परमाणु द्रव्यमान, और तीसरे का कितना 137, और निकालेंगे क्या इसका औसत और जोड़ देते हैं इनको, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 170 में 2। तो इसका जब भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2 बटे 16, फिर 2 बटे 16, 2 पचे 10, माने 88.5 आएगा। तो देखिए जो स्ट्रेंशियम है वो बीच में है, और इन्होंने यही बोला था एक तरीके में पहले और तीसरे परमाणु द्रव्यमान के योग का औसत, तो योग का औसत तो निकल गया, बीच वाले यानी दूसरे वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो देखिए दूसरे वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है 88, और आया कितना 88.5, तो लगभग बराबर है, इसका मतलब ये भी सही था, ठीक है। लेकिन कुछ ही ट्रिक इनके जो है सही निकले थे, सभी तत्वों को इन्होंने सही से नहीं सजा पाया था और सभी इस नियम का पालन नहीं कर रहे थे। हमने अभी देखा कि डोवेराइनर का नियम फेल हो गया। इसके बाद आते हैं हमारे न्यूलैंड। यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जो सन 1865 ईस्वी में अपना एक सिद्धांत, एक लॉ, एक रूल दिए थे। आइए इसे हम समझते हैं। इन्होंने कहा था न्यूलैंड ने कि यदि तत्वों को हम उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें, यदि तत्वों को हम उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो प्रत्येक पहला तत्व अपने से 8वें तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। क्या कहे थे समझेंगे। जैसे बोल लीजिए कि ये कितने हैं 5 हैं, ठीक, और ये है 3, या हम यहाँ लेते हैं 4 या पूरे 10 ले लेते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला था कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो मान लीजिए कि इधर से हमने रखा है, ये तत्वों के परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम है। और इन्होंने कहा था कि जो पहला तत्व होगा, ये पहला तत्व यह अपने से 8वें तत्व से गुणधर्म में समानता रखेगा। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। का मतलब ये वाली जो उंगली है वो इस उंगली से क्या रखेगी, गुणधर्म में समानता रखेगी। इन्होंने यही कहा था यदि तत्वों को हम बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रख देंगे तो प्रत्येक पहला तत्व अपने से आने वाले 8वें तत्व से मैच करेगा रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म। तो आइए इसे हम देखते हैं। और जो ये न्यूलैंड थे, इनके समय में कुल कितने तत्व थे, 56 तत्व ही ज्ञात थे। और इन तत्वों को कैसे रखा था, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। और सबसे पहले शुरू में किसे रखा था, हाइड्रोजन को, और जो लास्ट एलिमेंट था वह थोरियम था। यह जब वर्गीकृत किए थे 56 तत्वों को जितने मौजूद थे, तो सबसे पहले शुरू किए थे हाइड्रोजन से और समाप्त किए थे किससे, थोरियम पर। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक तत्व कब, जब तत्वों को परमाणु भार के लिए बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तब प्रत्येक तत्व अपने से हर 8वें तत्व से गुणों में समानता रखता है। आइए हम इसे एग्जांपल के मदद से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिथियम को ले लिया, ये है लिथियम, और इन्होंने बोला था कि अपने से 8वें तत्व से गुणधर्म में मैच करेगा। तो देखते हैं मैच करता है कि नहीं। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। सोडियम से मैच कर रहा है, लिथियम का किससे मैच कर रहा है, सोडियम से मैच कर रहा है। और वर्तमान समय में देखेंगे आवर्त सारणी में तो लिथियम और सोडियम को एक ही वर्ग में रखा गया है। इसका मतलब इनका नियम ठीक है यहाँ पर। फिर और हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देख लिया किसको, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ये है हमारा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 किससे मैच कर रहा है, सल्फर से। और इनका नियम ये भी सही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन और सल्फर है इस समय के आवर्त सारणी में देखेंगे तो यह दोनों एक ही समूह में रखे गए हैं।
तो इस तरह से इन्होंने अपना नियम समझाया था कि प्रत्येक पहला जो तत्व होगा वह अपने से 8वें तत्व से क्या करेगा, गुणधर्म में समानता रखता है, का मतलब मेल जोल रखता है। लेकिन ध्यान देंगे इनकी कमियां थी। इनकी कमियां क्या थी कि इनका यानी न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम यानी 20 तक, परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू होता है। उसके बाद इनका नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 20 के बाद इनका नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो मतलब काम नहीं करता है। जो इन्होंने बताया था कि प्रत्येक पहला तत्व अपने से 8वें तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है, तो वह 20 के बाद काम नहीं करता है। और इनकी कमियां क्या थी कि न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही है, क्योंकि इनके समय में 56 तत्व मौजूद थे और इन्होंने मान लिया था, कल्पना कर लिया था कि केवल बस इतना ही है, नेचर में जो है इतना ही तत्व मौजूद है। लेकिन बाद में और नए तत्व की खोज हुई। तो ये था हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब हम देखते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी।